नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 16 जनवरी सन 2025। आज के इस एपिसोड के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं करेंसी मार्केट के बारे में। यानी कि हम आज के एपिसोड के अंदर खास तौर पर भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय रुपया अपने न्यूनतम स्तर के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। 86 रुपये का लेवल भारतीय रुपये ने पार कर दिया है एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। और भारतीय रुपये गत वर्षों में लगभग 60 रुपये प्रति डॉलर से गिरकर 86 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया है और ये गिरावट लगभग 44% की है। तो इसका हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या वाकई ये खतरे की घंटी है, चिंताजनक है, या फिर ये हमारे इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? इसके बारे में हम इस एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे, तो पूरा शो विस्तार से देखिएगा। तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है? ये प्रश्न उठता है, या ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हमें कुछ सुधारों की आवश्यकता के संकेत देती है। दोस्तों, जब भी हम इकोनॉमी का आकलन और मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंदर करेंसी यानी कि उस देश की मुद्रा के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि उसकी क्या गतिविधियां है, क्या उसकी वैल्यूएशन है। लेकिन ये एकमात्र पैरामीटर नहीं है, और भी पैरामीटर देखने चाहिए, और उसके पीछे के कारणों के ऊपर भी हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। उस देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या वह देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से, या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट से। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो आइए वापस आते हैं अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के पेयर के ऊपर। डॉलर की मजबूती से भारतीय रुपए का ही नहीं, दुनिया के कई विकसित देशों की करेंसी के ऊपर भी अवमूल्यन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन से हमें भले ही कुछ हानि हो सकती है, पर इसके थोड़े बहुत लाभ भी है। रुपये के गिरने से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं यानी कि निर्यातक है, उनको लाभ होता है, जिन्हें डॉलर में बेचे गए सामान पर अब अधिक भारतीय रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि हम इंपोर्टर्स यानी कि आयातकों के ऊपर नज़र डालें तो उनको भारतीय रुपये गिरने से नुकसान का सामना करना पड़ता है और उन्हें की जो खरीदी है वो महंगी हो जाती है। इससे पेट्रोल, सोना, हैवी मशीनरी, टेक्नोलॉजी और इसी के साथ ही यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देखें तो दालें हमारे देश में काफ़ी मात्रा के अंदर इंपोर्ट होती है। इसी के साथ ही एडिबल्स ऑयल यानी कि खाद्य तेलों काफ़ी मात्रा के अंदर भारत के अंदर इंपोर्ट होते हैं। तो जिसका असर और उसके जो पेमेंट है वो डॉलर्स के टर्म्स में होता है, जिसके वजह से डॉलर महंगे होने से ये सभी भी महंगे होते दिखाई देते हैं, जिसके वजह से महंगाई दर के अंदर भी इजाफा देखने को मिलता है। इसी के साथ ही भारी मात्रा के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स है वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई के भी महंगी हो जाती है भारतीय रुपये के गिरावट से। इसी के साथ ही इस अवमूल्यन से विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3 जनवरी को समाप्त सप्ताह में लगभग 5.69 अरब डॉलर घटकर 634.58 अरब डॉलर रह गया है। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार भारतीय रुपये के अंदर गिरावट देखने होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ने भी उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश के अंदर अपने मुद्रा भंडार के अंदर से यूएसडी यानी कि अमेरिकी डॉलर को की कुछ मात्रा के अंदर बिकवाली की है, जिससे कि रुपए के अंदर स्टेबिलिटी दिखाई दे, जिसके वजह से भारत का जो मुद्रा भंडार है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ ही जो और भी सामान है यानी कि जो चाइना की तरफ से भी जो सामान इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी महंगाई देखने को मिली है, जिसके वजह से स्थानीय उत्पादकों को भी आयातित सामान की तुलना में अपना सामान बेचना आसान होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें
किन बातों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए वो है हमारे निर्यात आयात की तुलना में निरंतर बढ़ने चाहिए, परंतु हमारे निर्यात में गिरावट आ रही है जो कि चिंताजनक है। और निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा बढ़ता है, यानी कि और रुपया कमज़ोर होता है। सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए नए सिरे से विचार विमर्श कर निर्यातकों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और नए नए स्कीम्स भी लेके आनी चाहिए। यदि हम शेयर बाज़ार के ऊपर भी नज़र डालें तो हम देख सकते हैं पिछले 1 साल से लगातार विदेशी निवेशक कैश मार्केट के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसके वजह से भी रुपए के ऊपर दबाव देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% से अधिक अनुमानित है, जो वैश्विक औसत से अधिक है, और मुद्रास्फीति भी कुछ हद तक नियंत्रण में है। रुपए को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने इंपोर्ट्स के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर उसके अंदर हमें देखना होगा कि हम कहाँ कमी कर सकते हैं, जिसमें शामिल है पेट्रोलियम पदार्थ, सोना, प्रीशियस जेम्स और आभूषण। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि जो मोबाइल, लैपटॉप्स और वाइट गुड्स है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं, एवं जो अदर प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हमें कटौती करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही जो हमारे देश से एक्सपोर्ट होते हैं यानी कि आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, कपड़ा और वस्त्र उद्योग के उत्पादन, दवाइयाँ, केमिकल्स उत्पादनों का निर्यात बढ़ाना होगा। इसी के साथ ही स्पाइसेस यानी कि मसालों का अंदर हमें और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, और हमें नई नई वस्तुएं एवं सेवाएं यानी कि गुड्स और सर्विसेज नई हमें ईजाद करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो कि एक्सपोर्ट हो सके और हमारा करेंसी यानी कि रुपए को मजबूती दे सके। इसी के साथ ही हमें गैर जरूरी आयात में भी कटौती करनी होगी। लग्जरी सामान जैसे कि लग्जरी सामान और सोने के ऊपर हमें थोड़ी कटौती करनी चाहिए। इसी के साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि सरकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। विदेशी निवेशकों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश में जब तक और बेहतर नहीं होगा तब तक ये परेशानियां जारी रहने की संभावनाएं है। हमें हमारी टैक्सेशन पॉलिसी को और सरल बनाना होगा। इसी के साथ ही जो हाई टैक्सेस इंडिया के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसी के साथ ही जो काफ़ी लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ है, नए बिजनेस को शुरुआत करने की जो रुकावटें हमारे देश में देखी जाती है सरकार के द्वारा, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा, तो उसके ऊपर भी हमें और हमारी सरकार को काफ़ी ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, और ना केवल आबादी बल्कि यंग आबादी यानी कि जवान आबादी वाला देश है, उसको अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पॉपुलेशन को ऑप्टिमली यूज़ करते हुए एक्सपोर्ट के नए रास्ते देखने होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट सेक्टर में हो या फिर सर्विसेज सेक्टर के अंदर। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब सबसे पहले उसकी लिए बेहतर शिक्षा हो, और उसके बाद में व्यापार चालू करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी एंट्री बैरियर्स ना हो। व्यापार के लिए एक सरल राह बने, जिससे कि नए स्टार्टअप्स, नए उद्योग, नए बिजनेसेस हमारे देश में और चालू हो और एक्सपोर्ट हमारे देश का और बढ़े। इसी के साथ ही टूरिज़्म के ऊपर भी हमें और फोकस करना चाहिए। हालांकि पिछले कई सालों के अंदर टूरिज़्म के ऊपर ज़रूर फोकस हुआ है और काफ़ी सुधार भी देखने को मिला है, नई स्कीम्स भी देखने को मिली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी काम देखने को मिला है, जिससे कि काफ़ी विदेशी पर्यटक भी हमारे भारत के अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसको और आगे जारी रखते हुए और इसके अंदर और सुधार हम कर सकते हैं। इसी के साथ ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक कारकों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बने। आर्थिक मामलों
के निपटारे के लिए न्यायिक प्रणाली को भी हमारे बेहतर होना पड़ेगा और हमारे तंत्र भ्रष्टाचार मुक्त बने तथा सरकारी नीतियों में पूर्ण पारदर्शिता हो। हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी के साथ ही आम आदमी भी अपनी सोच में थोड़ा बदलाव करके ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उत्पादकों का इस्तेमाल करे और जहाँ विकल्प नहीं है उसी कंडीशंस के अंदर विदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। तो दोस्तों ये था आज के हमारे शो के अंदर। आप भी अपना व्यू, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी क्या राय है इस विषय के ऊपर, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजेस्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।